रुकावटें आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। इसलिए हार कभी नहीं मानना। अपने प्रयासों में एक जुनून झलकना चाहिए, यानी जुनून किसी चीज़ को पाने के लिए हमें उस चीज़ को पाने में आसानी हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम डेली करेंट अफेयर्स में 12 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स और एक हम विशेष देख रहे हैं, कुछ विशेष। इसका नाम है कुछ विशेष, जिसमें हम एक विशेष कोई भी एक टॉपिक उठाकर उससे जितने भी लगभग क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आज हमारा है प्रमुख सीईओ। आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के है दोस्तों, इस समय क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आप सभी को दोस्त अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को भी शेयर करें दोस्त। और देखिए, अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए दोस्त, तो आप सभी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप सभी उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और आप लोग का डेली PDF मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा दोस्तों कि मेटा। देखिए, अभी हाल ही में हुआ था कि फेसबुक जो कंपनी है इसका नाम मेटा हो गया है। मेटा के CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग मेटा एम फेसबुक के CEO है। ठीक है। गूगल के CEO कौन है? तो देखिए दोस्तों, गूगल के CEO का है तो चाहे गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट था ना, पेरेंट कंपनी, दोनों के CEO सुंदर पिचाई ही है। कौन है? सुंदर पिचाई जी, गूगल और अल्फाबेट दोनों के CEO। उसके बाद दोस्तों पूछे पेटीएम के CEO, तो पेटीएम के CEO कौन है? हमारा वरुण श्रीधर। याद रखिएगा, वरुण श्रीधर। वही पूछे पतंजलि इंडिया के ब्रांड CEO कौन है? तब आचार्य बालकृष्ण। ठीक है। अगला ट्विटर के CEO कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा पराग अग्रवाल। जो ट्विटर हमारा है उसका CEO पराग अग्रवाल है। फिर आगे यूट्यूब के CEO, तो यूट्यूब के CEO सुजैन बोजसिक्की है। कौन है? सुजैन बोजसिक्की। याद रखिएगा, क्योंकि अभी यूट्यूब जो है ना बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा फ्लिपकार्ट। तो देखिए, फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति। उसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के याद रखिएगा सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। यह भारतीय मूल के हैं। इन्होंने हमें हाल ही में पढ़ा था कि पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था सत्य नडेला जी को। ठीक है, 2021 का। उसके बाद एप्पल के CEO कौन है? तो याद रखिएगा एप्पल के CEO हमारा टिम कुक है। कौन है? एप्पल के CEO टिम कुक। उसके बाद विकिपीडिया, तो विकिपीडिया के दोस्तों जिमी वेल्स है। कौन है? जिमी वेल्स। याद रखिएगा। यूडाई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा पहचान पत्र बना था, आधार कार्ड, इसी संस्था के द्वारा बना था। तो इसके अभी अध्यक्ष हमारे CEO है अजय भूषण पांडे। कौन है? अजय भूषण पांडे। उसके बाद दोस्तों हमारा व्हाट्सएप के CEO कौन है? जॉन कॉम। वो जॉन कॉम हमारा है व्हाट्सएप के CEO। ठीक है। इंस्टाग्राम के CEO कौन है दोस्तों? एडम मुसेरी। आप कहीं नोट कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम के CEO कौन है? एडम मुसेरी। उसके बाद दोस्तों हमारा टाटा के CEO कौन है? तो एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन टाटा के CEO है। वहीं पूछे BSNL के CEO कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवाल। यानी BSN जो हमारा भारतीय संचार नगर लिमिटेड है, इसका CEO प्रवीण कुमार पुरवाल है। ठीक है, BSNL का। अगला है हमारा दोस्तों TCS, हमारे टाटा कंसल्टेंसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका CEO राजेश गोपीनाथ है। कौन है? हमारा राजेश गोपीनाथ। याद रखिएगा, राजेश गोपीनाथ। अब आता है दोस्तों हमारे इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के CEO हमारा कौन है? सलील पारिक। कौन है? सलील पारिक। इन्फोसिस के CEO सलील पारिक। वहीं पूछे दोस्तों IBM कंपनी, जो हमारा IBM कंपनी USA का है, इसका CEO दोस्तों अरविंद कृष्ण है। अभी 2021 में इनकी नियुक्ति हुई थी, अरविंद कृष्ण। वहीं अमेजॉन के CEO पूछे दोस्तों तो एंडी जेसी, ये भी वर्तमान है, न्यू है। याद रखिएगा।
चलिए हमारा सीओ खत्म हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन का डेली करेंट अफेयर्स पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां, याद रखिएगा 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला की अभी घोषणा हुआ है। इसमें फोकस थीम देश कौन सा है? तो देखिए कोई भी जब आयोजन होता है तो उसमें एक देश को इन्वाइट किया जाता है, तो इस पे बांग्लादेश है। देखिए पिछला बार हमारा बांग्लादेश हम लोग पढ़े थे कि मुख्य क्यों था कि 2021 में शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती थी, ठीक है। उसके अलावा 1971 में युद्ध जो हुआ उसको पाकिस्तान को भारत के सहयोग से भारत ने इसको हराकर बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, ठीक है। तो इसका 50 साल पूरा गया था कब? 2021 में। तो इसी के उपलक्ष्य में ही अभी, क्योंकि अभी यही वहाँ पे चल रहा है, तो याद रखिएगा 45वां हमारा अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला होगा, उसमें बांग्लादेश हमारा थीम देश है, ठीक है। और हमारा बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले कितने राज्य है? तो 5 राज्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सा, हमने एक वीडियो भी दिया हुआ है राज्य से सटे हुए मतलब देशों से सटे हुए राज्य, उसमें ट्रिक हमने बताया था आमी पामेत्री। क्या बताया था? आमी पामेत्री, ठीक है। तो आ से होता है दोस्तों असम, मी से मिजोरम, पा से पश्चिम बंगाल, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, ठीक है। देखिए हमारा बांग्लादेश का मैप देखिए, तो यहाँ पे होते हैं ऊपर मेघालय, ठीक है। भारत का हमारा ऐसे मैप है, ठीक है, ऐसे हमारा भारत का मैप है, ऐसे आप देखिएगा ऐसे आया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मेघालय देश है, मेघालय राज्य है। उसके बाद हमारा यहाँ से असम ऐसे आके टच करता है, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आता है असम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा छोटा सा त्रिपुरा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है इधर मिजोरम, यहाँ पे इधर से सीधे चला जाता है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। तो 5 हमारा राज्य टच करता है। अगला 1971 में जब दोस्तों भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ था, तो कराची बंदरगाह को ध्वस्त करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन त्रिशूल, कहने का मतलब तीनों तरफ से घेरना, यानी त्रिशूल की तरह से घेरना 1971 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था तो चलाया गया था। देखिए 4 दिसंबर 1971 ईस्वी को यह घटना हुआ था, इसलिए 4 दिसंबर को ही नौसेना दिवस मनाने की घोषणा किया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के कैपिटल कौन है? ढाका। और करेंसी क्या है? टाका। देखिए ढाका में ही ना सार्क जो हमारा एक संगठन है, इसका मुख्यालय ढाका में है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? तो पूर्वी पाकिस्तान, याद रखिएगा पूर्वी पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस, हमने दिवस इतना बार पढ़ लिए कि हम लोग को रिवाइज हो जाना चाहिए कि फरवरी में कौन कौन सा दिवस मनता है। प्रतिवर्ष यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 11 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। अगला केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसका जन्मदाता कौन है? तो हकीम अजमल खान, मतलब जो यूनानी है इसके जन्मदाता किसको माना जाता है? हकीम अजमल खान। इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता, यानी कांग्रेस के अध्यक्षता 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में किया था। देखिए आप पढ़िएगा कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो हमारा हुआ था, जिसमें बी राघवाचार्य अध्यक्षता थे, उसी के बाद 1 साल बाद 1921 ईस्वी में हमारा हकीम अजमल खां जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों भारत के आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो ये कि कहाँ के हैं? असम के थे, ठीक है। इनको अभी वहाँ के मुख्यमंत्री पूरे थे, तो इनको क्या किया गया? कैबिनेट में ले लिया गया। और ये किसी भी संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। इनको 6 महीना तक बनना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा आयुष। आयुष का फुल फॉर्म होता है AYUSH। तो ए से आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेदा। अब यू से योगा, यानी योगा एंड नेचुरोपैथी, मतलब नेचुरोपैथी। उसके बाद यू से दोस्तों यूनानी। उसके बाद एस से सिद्ध, यानी सिद्धा। उसके बाद एस से होम्योपैथी। क्या होते हैं? होम्योपैथी, याद रखिएगा होम्योपैथी एस से। चलिए आगे, चिकित्सा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किनको दिया गया था? तो देखिए डेविड जूलियस एम ऑर्डेम पटापोटियस, डेविड जूलियस एम ऑर्डेम पटापोटियस, ठीक है, डेविड जूलियस एम ऑर्डेम पटापोटियस। चलिए आगे, अगला है हमारे दोस्तों कि टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2025 तक ले रखा गया टीबी मुक्त करने के लिए। मनसुख मांडविया जी इसके अभी हाल ही में क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है, यानी इसका पार्टनरशिप का अध्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो टीबी होता है इसका टीका हमारा है BCG,
बीसीजी यानी बेसिलस कालमेट ग्यूरिन फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक ले। भारत में ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2047 तक, याद रखिएगा। वहीं कार्बन मुक्त का पूछे तो 2070 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जो लक्ष्य है ना, ये दोनों लक्ष्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3-4 दिन से हम लोग लगातार इसको रिवाइज कर रहे हैं। हर घर नल का जल का लक्ष्य कब से रखा गया है? तो 2024 तक। तो टीबी मुक्त होने का 2025, मलेरिया 2030, ऊर्जा मुक्त हमारा 47, ऊर्जा और कार्बन मुक्त, क्योंकि हमारे देखिए कार्बन का लक्ष्य क्यों ज़्यादा रखा गया, क्योंकि हमारे जो राष्ट्र है ना, इसमें कार्बन, चाहे कोई भी देश में कार्बन की मात्रा इतनी फैल चुकी है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग बहुत दिन का लक्ष्य रखे 2070। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है 9 से 11 फरवरी 2022 को वन ओशन, देखिए ओशन माने होता है महासागर, वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है कहाँ पे? यानी 9 से 12 फरवरी के बीच वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया, ठीक है। और इसे फ्रांस द्वारा ही आयोजित किया गया और फ्रांस में ही इसका आयोजन हुआ, ठीक है। इसका उद्देश्य है दोस्त, याद रखिएगा, महासागर के महत्व को जानना, यानी महासागर है पर्यावरणीय महासागरीय गतिविधियों को रोकना, यानी महासागर में हमारे जितने प्रकार की पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधि हो रहे हैं, कोई भी, जैसे कि महासागर में क्या होगा, बहुत से गंदगी फैलते जा रहे हैं, तो इसको रोकना इसका उद्देश्य है। उसके बाद दोस्तों सतत विकास, देखिए सतत विकास हमारा 17 गोल रखा गया था, ठीक है, हम लोग कल भी पढ़ा था। उसके अलावा समुद्री पारिस्थितिकी को बनाए रखने, यानी समुद्र में जिस प्रकार के सभी पारिस्थितिकी जीव जंतु है उस सब को मरने से बचाए रखना, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आयोजन पूछता है, यह हमारा पर्यावरण से संबंधित आयोजन है। उसके अलावा दोस्तों आता है संगठन सहयोगी, यानी इसमें कौन कौन से संगठन सहयोग करेगा? तो एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि यूएनओ है, उसके बाद विश्व बैंक, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। चलिए आगे, उसके बाद दोस्तों आता है फ्रांस। अब देखिए फ्रांस की बात आई है तो इसकी राजधानी जानते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों एमेनुअल मैक्रो हैं। कौन है? एमुलियन मैक्रो है, ठीक है, राष्ट्रपति। उसके बाद दोस्तों हमने एक पढ़ा था प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 दोस्तों मझगांव डॉकयार्ड सीमेंट लिमिटेड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस से ही एक समझौता हुआ था, जिसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी के लिए समझौता हुआ, ठीक है। इस पनडुब्बी को मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड यानी जो मुंबई में है उसमें बनाया जा रहा है। इसमें 6 जो पनडुब्बी है इसको प्रोजेक्ट 75 कहा गया। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा INS कलवरी, खांडेरी, करंज, यानी क ख फिर क। उसके बाद दोस्तों हमने एक बार और बताया था कि ये 3 हमारा इजी है, क्योंकि छोटा से बढ़ते जाइए। वह तीनों नाम है, वेला, वागीर, वागसीर, वेला, वागीर, वागसीर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, ठीक है। चलिए आगे, अगला है मैं दोस्तों कि 12,000 हॉर्स पावर का इंजन किसके सहयोग से बिहार के मधेपुरा में बनाया गया? तो फ्रांस की सहायता से इसकी कंपनी है अल्टसोम कंपनी। कौन सी कंपनी है? अल्टसोम कंपनी। चलिए आगे, वही हमारा पूछे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसको स्थापित करने के लिए COP21 जो हमारा आयोजित हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसमें पेरिस यानी फ्रांस और भारत के बीच एक समझौता हुआ है। ये दोनों के सहयोग से इसकी स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, और इसको स्थापित किया गया। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष अजय कुमार माथुर है, यानी अजय कुमार माथुर अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का मुख्यालय भारत में है, याद रखिएगा। इसमें वर्तमान में 102 देश है। कौन से देश है? 102। चलिए आगे, फ्रांस के कुछ हमारा
सेनाओं के बीच होने वाले युद्ध है हमारे, जैसे कि शक्ति, शक्ति गरुड़ और वरुण, याद रखिएगा, शक्ति गरुड़ वरुण, वही पूछे गरुड़ शक्ति वरुण शक्ति, तो ये अलग हो जाएगा, मगर अलग अलग करके देखे, जैसे कि गरुड़ शक्ति हो जाता है इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति भी इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये हमारा अलग है, एक तो शक्ति है, एक गरुड़ है, एक वरुण है, तो ये हमारा भारत फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि देखिए शक्ति जो है ना दोस्तों, शक्ति प्रदर्शित कौन करता है, अभी हमने देख रहा था थल सेना, उसके बाद गरुड़, गरुड़ क्या है, एक पक्षी है, कहाँ उड़ता है, हवा में, तो वायुसेना। उसके बाद हमारा होता है वरुण, तो वरुण हमारा क्या है, देखिए वरुण हमारा नौसेना है, थल लिखा गया नौसेना, तो याद रखिएगा कौन सा सेना है, नौसेना। चलिए आगे, अगला है हमारा यूरोपीय संघ की 6 महीने की अध्यक्षता किस देश ने संभाला है, तो फ्रांस ने अभी हाल ही में, इसमें 27 देश है, ठीक है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, याद रखिएगा। वहीं पूछे एक्स डेजर्ट नाइट की युद्धाभ्यास किसका है, तो भारत फ्रांस के बीच है, एक्स डेजर्ट। अगला क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार, यानी टॉम, याद देखिए क्या है, टॉमटॉम काथी पर चलता है, ट्रैफिक यानी सड़क पर चलता है, तो याद हो जाएगा टॉम, यानी टॉमटॉम हम लोग बैठते थे पहले, तो टॉमटॉम ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक कहाँ होता है, सड़क पे। इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाला शहरों के मामलों में मुंबई का स्थान कौन सा है, तब 5वां, याद रखिएगा मुंबई का स्थान 5वां है। प्रथम स्थान पर तुर्की के इस्तांबुल शहर है, इसकी राजधानी है तुर्की के, यही सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। दूसरा का स्थान पर हमारा मास्को, जो कि रूस में है, मास्को रूस में है, रूस की राजधानी है। और 10वां स्थान पर हमारा बंगलुरु है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ हमने ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कि एशिया माइनर का पठार, इसी को एनातोलिया कहते हैं। देखिए एशिया माइनर या एनातोलिया का पठार किसको कहते हैं, तो तुर्की के पठार को कहते हैं, ठीक है। वही पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है, तो वन झील, जिसको हम लोग वन सागर भी कहते हैं। इसमें 330% लगभग लवणता होती है, सबसे ज्यादा वन झील में। वहीं हमारा तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप में पाया जाता है। देखिए वर्ल्ड का मैप देखिएगा ना, तो एशिया और यूरोप में तुर्की जो होता है, कुछ हिस्से एशिया में पड़ जाता है, कुछ हिस्से यूरोप में। जिस प्रकार रूस हमारा 2 देश है, जैसे रूस और टर्की, इसका भी कुछ हिस्सा हमारा पड़ता है एशिया में, कुछ हिस्सा पड़ता है यूरोप में, उसी प्रकार टर्की। देखिए तुर्की जो है ना दोस्तों, तुर्की हमारे यूरोप का मरीज कहा जाता है, क्योंकि यह गरीब देश है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला 3 दशकों के बाद, यानी लगभग 30 साल बाद तितली के दुर्लभ प्रजाति, उसका नाम क्या है, संदर्न डफर को देखा गया। देखिए डफर लोग क्या होता है, तितली की तरह उड़ता रहता है, उसका कोई अस्थाई नहीं रहता है, तो याद रखिएगा डफर किसका है, तितली का। साउथर्न मतलब दक्षिण, साउथर्न का मतलब दक्षिण, यानी दक्षिणी डफर इसका नाम ही है। कहाँ खोजा गया है, नीलगिरी में। कहाँ खोजा गया है, नीलगिरी की पहाड़ी जो हमारा यहाँ पे संदर्न डफर को खोजा गया है। देखिए पूछता है क्वेश्चन कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। वही टोडा जनजाति पूछे दोस्तों, तो नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन स्थान कहाँ है। जैसे हम लोग ये वर्ल्ड भारत का मैप देखिएगा, तो ये हमारा पश्चिमी घाट होता है, इधर से आता है पूर्वी घाट, ये दोनों का मिलन स्थान होता है नीलगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है। याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर पश्चिमी घाट, यानी ये हमारा पश्चिम, ये हमारा पूर्व, आगे कहाँ मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ी पर। अब कुछ बातें और प्रमुख, जैसे कि नीलगिरी अन्नामलई कार्डमम की पहाड़ी, हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी देखेंगे, उसके नीचे आता है अन्नामलई, उसके नीचे कार्डमम। सबसे नीचे की पहाड़ी पूछता है, भारत की सबसे निचली पहाड़ी कौन सा है, कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो इसमें दरा है, यानी पतले पतले रास्ते हैं, तो ये हमारा है नीलगिरी और अन्नामलई के बीच कौन सा दरा पाया जाता है, तब पालघाट दरा। हम लोग पहले होंगे पढ़ते हैं थाल भोर पाल सिनकोट्टा, तो ऊपर हमारा नासिक से मुंबई या नासिक से पुणे, तो वो छोड़िए, अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो नीलगिरी में हमारा है पालघाट दरा, और वही पूछे अन्नामलई कार्डमम के बीच सिनकोट्टा दरा, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला कैसर हिंद राजकीय तितली, यानी कैसर
हिंद नामक तितली को राजकीय तितली किस राज्य ने घोषित किया? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। वहीं पूछे कैटल फिश मछली, कैटल फिश मछली को किसने किया? तो सिक्किम ने अपना राजकीय मछली घोषित किया था। ठीक है, जिसको कैटल फिश मछली जिसको रोहू कहते हैं लोग दोस्तों। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि वर्ष 2021 में दुनिया का केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन बन गया? यानी जो हमारा सभी देशों का केंद्रीय बैंक है, इसमें दुनिया में दूसरा खरीदार देश कौन बन गया है सोने में? तो याद रखिएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। वही प्रथम स्थान पर पूछे तो बैंक ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड जो देश उत्तर पूर्वी एशिया का देश है हमारा, नहीं पूर्वी एशिया का देश है, तो यहाँ पे हमारा होता है थाईलैंड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना का खरीदार करने वाला देश है बैंक है, और भारत का RBI दूसरा है। RBI का हमने कितना बार RBI देख लिए थे? एक बार देख रहे थे, एक हिल्टन समिति का सिफारिश पर 1 अप्रैल 1934 में स्थापना, 1934 एक्ट में एक्ट आया था। ठीक है। 35 में स्थापना, 34 में एक्ट। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण है। उसके बाद मौद्रिक नीति में रेपो दर या पॉलिसी दर, मौद्रिक नीति में रेपो दर या पॉलिसी दर अभी कल ही हमने पढ़ा था कि कितना है। इसी मौद्रिक नीति में रेपो दर को ही पॉलिसी दर कहते हैं, तो इसका 4% है। ठीक है। यह बहुत कम समय के होता है। और वहीं बैंक दर पूछे तो जिसको हमने बताया था कि बैंक दर हमेशा सबसे ज़्यादा होता है 4.25%। इसमें कितना था हमारा? यह दीर्घकालीन होता है। उसके अलावा दोस्तों मौद्रिक नीति RBI द्वारा 1 वर्ष में 6 बार जारी किया जाता है। ठीक है। वहीं पूछे एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए आगे। अगला है क्वेश्चन कि नेशनल, देखिए ये इम्पोर्टेंट हमारा होगा क्योंकि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, यानी हमारा कार्बन को कम करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इसका लक्ष्य हमारा 2070 तक है, तो किसी प्रकार पूरा करना है। और हमारा इसमें कहाँ स्थापित किया गया था? याद रखिएगा इसको 2 जगह स्थापित किया गया था, एक तो IIT बंगलोर और एक IIT मुंबई। तो IIT मुंबई में हमारा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन की स्थापना किया गया। ठीक है। लेकिन कार्बन से संबंधित हमारा IIT बंगलोर में भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं पूछे दोस्तों कार्बन न्यूट्रल, तो कार्बन न्यूट्रल याद रखिएगा हमने बता दिया 2070 तक। ग्रीन हाउस गैस को कम करना कौन सा प्रोटोकॉल आया था? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो हमारा धरती की तापमान को बढ़ा देता है वैसी गैस होती है, तो इसके लिए आया था क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में आया था, और इसे 2005 से लागू कर दिया गया। अगला है हमारे दोस्तों COP26, हमने ये भी देख लिया था कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। ठीक है। इसी में घोषणा की मोदी जी के 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। वहीं COP21 पूछे तो जर्मनी के शहर बर्लिन में हुआ था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों COP27, इसका आयोजन कहाँ होगा? क्योंकि आने वाले समय के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मिस्र में होगा। ठीक है। चलिए अगला, फरवरी 2022 में राष्ट्रपति द्वारा किसे मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तब फरवरी 2022 में राष्ट्रपति द्वारा किसी मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा मुनीश्वर नाथ भंडारी। किसको? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। ठीक है। उसके बाद चलिए हम कुछ बातें देख लेते हैं, एक ही चार्ट में है हमारा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो 100 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 में। ठीक है। 124 के खंड होता है 1, 2, 3, लेकिन 124 याद रखिएगा जिसमें इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वही हाई कोर्ट का पूछे तो अनुच्छेद 217 62 वर्ष। अब सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट रीट जारी करता है 216 के तहत। ठीक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट एकमात्र एक है जिसको न्यू दिल्ली में है। वही पूछे भारत में हाई कोर्ट तो 25 गो है, और सबसे नया हमारा अमरावती जो है कि अमरावती जो कि 25वां हाई कोर्ट है। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे। वहीं हमारा पूछे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी। वहीं पूछे हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो अन्ना चांडी जो कि केरल में बनी थी, अन्ना चांडी केरल में। ठीक है। अब पूछे सुप्रीम कोर्ट की, देखिए सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है।
अब हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखिएगा लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में यह बनी थी। अगला, देश के पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में घोषणा हुआ था, केरल के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन, अभी कल ही शुरुआत, आज ही शुरुआत होगा। स्माइल योजना का संबंध क्या है? तो देखिए, स्माइल योजना का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स और लाइवलीहुड, यानी इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है, और लाइवलीहुड मतलब होता है जीवन यापन, इंटरप्राइज यानी उद्योग के क्षेत्र में, उसको उद्योग के तरफ आगे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि स्माइल योजना का संबंध क्या है? तो देखिए, स्माइल योजना किसके लिए? जो सबसे ज्यादा दुखी होंगे। तो स्माइल किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यानी ये हो जाएगा जैसे भिक्षुक होते हैं हमारा, इस ट्रांसजेंडर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। तो देखिए, अब समझ लीजिए कि इसकी घोषणा 12 फरवरी 2022 को शुरुआत हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इसकी मंत्री हमारा वीरेंद्र कुमार हैं, ठीक है, इन्होंने ही इसकी शुरुआत किया। ये कौन मंत्री है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो देखिए, समाज में न्याय स्थापित करना और अधिकार देने इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इनके अंदर में कौन कौन आता है? एक तो भिक्षुक आते हैं, उसके बाद ट्रांसजेंडर आते हैं, उसके बाद बुजुर्ग आता है, ठीक है, बुजुर्ग आता है। तो याद रखिएगा, स्माइल योजना में भिक्षुक और ट्रांसजेंडर, बुजुर्ग थोड़े काम करेंगे, ठीक है। तो भिक्षुक और ट्रांसजेंडरों के लिए जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आजीविका एवं उद्यम उपलब्ध कराने के लिए स्माइल योजना की शुरुआत किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ है? तो याद रखिएगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद आ गया समलैंगिक अपराध, मोस्ट इंपोर्टेंट, समलैंगिक अपराध। ये यूपीएससी में अभी हाल ही में पूछा गया था कि किस केस के द्वारा समलैंगिक अपराध को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। तो नवतेज कौर केस के द्वारा, ठीक है, आईपीएस 377 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। अगला है ट्रांसजेंडरों के 1% नौकरी आरक्षण कौन राज्य दिया था? तो कर्नाटक। चिकित्सा अधिकार मौलिक अधिकार है किस केस के द्वारा? तो परमानंद कटारा केस, परमानंद कटारा केस, ठीक है। चिकित्सा परम अधिकार, तो परमानंद, ठीक है। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार, बुट्टा स्वामी केस, ठीक है। 3 तलाक बैन किया गया था, तो शाह बानू केस के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे, विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है? तो कार्यस्थल पर जो हमारे यौन शोषण होता है ना, इसको रोक लगाना। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के वायरोलॉजी लूक मोंटेनियर, क्या नाम है? मोंटेग्नियर, मतलब बोल रहे हैं कि फ्रांस के वायरोलॉजी लूक मोंटेग्नियर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की? तो याद रखिएगा, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की खोज इन्होंने किया था, जिसकी पहचान किया था। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। HIV एक वायरस है, उस बीमारी का नाम है एड्स। जैसे कि मान लीजिए कि टीबी हो गया, टीबी में भी एक टीबी नहीं, जैसे कि अभी कोरोना है, तो कोरोना के बहुत सारे वायरस है, तो वही नाम है, एड्स नाम है, वायरस HIV है। ये विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए अगला है स्वाइन फ्लू हमारा H1N1 वायरस होता है, स्वाइन फ्लू। वही बर्ड फ्लू का है तो H5N1, ठीक है, H5N1 ये हमारा वायरस है, ठीक है। चलिए आगे, नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पुणे में। इलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स जांच के लिए। एड्स HIV वायरस है, जो हमारा एड्स जो HIV वायरस होता है ना, हमारे बॉडी में ना जो इम्यूनो सिस्टम होता है, जैसे कि हम लोग किसको कहते हैं? WBC, इसी को क्या करता है? यह प्रभावित करता है। जो T लिम्फोसाइट है, इसी पर आक्रमण करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता ही नष्ट हो जाती है। यानी कोई भी बीमारी प्रवेश कर जाए हमारे देश में, जब हमारे शरीर में जब तक शक्ति नहीं रहेगी तब हम उसको रोक कैसे सकते हैं? इसी प्रकार यह समाप्त कर देता है, ठीक है। चलिए आगे,
एक महत्वपूर्ण बुक है अटल बिहारी वाजपेयी, इसका नाम ही है अटल बिहारी वाजपेयी। किसने लिखा है? तो सागरिका घोष ने। याद रखिएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है। इन्हीं का था कि हार नहीं मानो, ठान नहीं मानो, काले के कपाल पे राग नहीं हो, इन्हीं का मतलब कथन है। ठीक है, अगला है हमारा 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। कल ही हमने पढ़ा था कि अटल सुरंग, जिसका नाम पहले रोहतांग सुरंग था, इसे अटल सुरंग को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के लिए। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, भारत रत्न दोस्तों 2015 में दिया गया था। पीएम सड़क योजना 2000 में इन्हीं के समय शुरू हुआ था। अगला बुक है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य, प्राइड प्रिजुडिस एंड पार्टित्री शशि थरूर, द इंड गेम हुसैन जयदी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त हुआ। दोस्तों आज का भी करंट अफेयर देखिए, डेली का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट ही है। आप सभी डेली कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, अपने आप सभी करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएंगे। आज का जो करंट अफेयर्स था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज का हम क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं दोस्तों कि हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।